गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग अब आसानी से साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आप लोग को अब साइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है। बायो के बारे में अब आप लोग कभी भी किसी भी एग्ज़ाम्स में बायो के क्वेश्चन ये आएंगे तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर पाएंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा कि हम बायो में काफ़ी कुछ जान गए। तो हम लोग अभी तक बायो के जो टॉपिक देख रहे हैं वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान देख रहे हैं। इसमें हम सारे पौधे की अध्ययन करते हैं जो खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे हैं या रेशे प्रदान करने वाले पौधे हैं, औषधियाँ प्रदान करने वाले, लकड़ी प्रदान करने वाले, तेल, रबर, फल, मसाले, ये सब प्रदान करने वाले जो पौधे हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में हम क्वेश्चन डिटेल से देख रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा कई स्टेप में जा रहा है, तो आपको इसके कई पार्ट मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो से घबराए नहीं बिल्कुल, और वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और बार बार रिवीजन किया करें, बार बार इसको देखा करें ताकि आप लोग को भूले ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये साइंस का बायोलॉजी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीना का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है चीना का साइंटिफिक नेम क्या है। पहला ऑप्शन है पेनिसेटम अमेरिकानम, सेकंड है पेनिकम मिलिएशियम, थर्ड है सिटेरिया इटैलिका, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। चीना का वानस्पतिक नाम क्या है? चीना या चेना इसको कहते हैं। इसे जो है प्रोसो या हॉग या ब्रूम कॉर्न भी कहते हैं और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो पेनिकम मिलिएशियम कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो पेनिकम मिलिएशियम है और ये ग्रैमनी कुल का पौधा है और इसे भी अन्य लघु धान्यों के समान ही चीना की भी खेती दानों के लिए ही किया जाता है और ये बहुत कम समय में तैयार होने वाला फसल है, जिसके लिए ये मनुष्य के आहार और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और इनके दानों को पीसकर रोटी भी बनाई जाती है। कुछ जगह पे ये चावल की तरह उबालकर या भूनकर भी खाया जाता है और सघन खेती के लिए सघन फल चक्र के लिए उपयुक्त होता है और इसका जो दाना होता है ये मुर्गियों का अच्छा आहार है। इसमें जो प्रोटीन होती है वो 7.7% होती है और इसमें लाइसिन नामक अमीनो अम्ल जो होता है ये 4.6% पाया जाता है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 63.7 होती है और फैट जो होता है 4.7 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। चीना का जो वानस्पतिक नाम है वो पेनिकम मिलिएशियम है और ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किन कुल की फसलों को दलहनी फसल की संज्ञा प्रदान की गई है? आपको बताना इनमें से किन कुल की फसल को दलहनी फसल भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रैमिनी कुल, सेकंड है लेग्यूम कुल, थर्ड है मॉलवेसी कुल, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो लेग्यूम कुल की जो फसलें होती है इसे दलहनी फसल की भी संज्ञा दी जाती है और ये फसलें जो होती हैं 3 मौसम में उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल खरीफ ऋतु में भी, रबी ऋतु में भी और जायद ऋतु में भी। और जो दलहन होता है ये क्षेत्रफल, उत्पादन, उपभोग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान, भारत का जो है प्रथम स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। लेग्यूम कुल जो होते हैं इसे दलहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है और लेग्यूम कुल की जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ ऋतु की फसल है? आपको बताना इनमें से कौन से हैं जो खरीफ ऋतु की फसल हैं। अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन। कूट में बताना है पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ ऋतु की हैं। और खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास काटे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका खरीफ का जो फसल है ये अरहर भी है, उड़द भी है, मूंग भी है, लोबिया भी है, सोयाबीन भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रबी ऋतु की है? आपको बताना इनमें से कौन सी फसल है जो रबी ऋतु की है। पहला ऑप्शन चना, सेकंड है मटर, थर्ड है मसूर, फोर्थ है खेसारी, 5 है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए रबी की फसल कौन कौन सी है। और रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल जुलाई में
अप्रैल से जून में काटी जाती है। तो आपका रबी की जो फसल हो गया वो अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, अप्रैल से जून में काटा जाता है। और खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। और जायद की जो फसल होती है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। तो आपकी रबी की जो फसल होती है ये चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, खेसारी हो गया, उपर्युक्त सभी, मतलब आपका ये सभी जो है ये रबी की फसल है। ओके, और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं खेसारी के बारे में। चना तो आप देखे ही होंगे चना किस तरह होता है, मटर भी आप जानते होंगे, मसूर की दाल भी जानते होंगे। खेसारी में आपको डाउट होगा कि खेसारी किस प्रकार का फसल है, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में देख सकते हैं कि खेसारी की दाल, देखिए खेसारी की दाल कुछ इस तरह से होता है और ये है उसका फसल, इसी के अंदर उस बीज पाया जाता है, खेसारी दाल पाया जाता है। ओके, तो अब आप लोग जान गए होंगे कि खेसारी कैसा है, कौन सा दाल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जायद ऋतु की फसल है। तो जायद ऋतु की फसल बतानी है। पहला ऑप्शन मूंग, सेकंड है उड़द, थर्ड है सोयाबीन, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए जायद ऋतु की फसल कौन कौन सी है। और जायद ऋतु जो बोई जाती है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अप्रैल से जून में काटी जाती है। खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। और जायद की जो फसल होती है वो मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है। तो आपके जायद की जो फसल होती है वो मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया, ये सारी जो फसलें हैं जायद की हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत दलहन के क्षेत्रफल, उत्पादन और उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको बताना कि भारत का स्थान किस नंबर पे है दलहन के उत्पादन में, क्षेत्रफल में, उपभोग के, उसमें बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले स्थान पे है, उत्पादन में भी पहले स्थान पे है और उपभोग के रूप में भी ये पहले स्थान पे है। और ये जो है अपने उपभोग के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह दाल का आयात भी करता है। और विश्व दलहन का लगभग 36% जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 36% इसका उत्पादन होता है। और 25.4% जो होता है पूरे भारत में इसका उत्पादन हो, 25.4%। क्षेत्रफल में जो है वो 36% है और 25.4% ये उत्पादन करता है। और ये जो है उसकी उपभोग की पूर्ति के लिए बाहर से दलहन का आयात भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। भारत जो है पहले स्थान पे है दलहन के क्षेत्रफल, उत्पादन और उपभोग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चना, मटर, अरहर, मसूर, लोबिया, मूंग एवं कुल्थी का विश्व के कुल उत्पादन में कितना % भाग भारत में पैदा होता है। आपको बताना है कि चना, मटर, अरहर, मसूर, लोबिया, मूंग एवं कुल्थी का जो पूरे विश्व में कितना % उत्पादन भारत करता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये सारा जो है इसके उत्पादन में भारत जो है 40 से 80% उत्पादन करता है। 40 से 80% उत्पादन जो है भारत करता है। और जो आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में दलहन की जो औसत उपज थी वो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। आप चना जानते होंगे, मटर भी जानते होंगे, अरहर भी जानते होंगे, मसूर जानते होंगे, लोबिया में हो सके कन्फ्यूज़न हो आपको तो ये आप फिगर देखिए, ये है आपका लोबिया, ये लोबिया है। लोबिया के बीज इस तरह से पाए जाते हैं। तो आप ये लोबिया और उसके बीज को देख लीजिए कैसा होता है। और कुल्थी, मूंग भी आपको पता होगा, मूंग के बारे में भी जानते होंगे। कुल्थी ये जो है ये आपका कुल्थी का बीज है। ये आप देख लीजिए कि कुल्थी का दाल इस टाइप से होता है। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि कौन सा फसल या कौन सी दाल कैसे होते हैं, आपने फिगर में देख लिए होंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा देख के कि कौन सा दाल किस तरह का होता है, अब पहचानने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका इसमें जो है भारत कितना करता है, 40 से 80% जो है भारत करता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अरहर का वानस्पतिक नाम है। आपको बताना है अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है। कैजेनस कजान, सितेरिया इटैलिक, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कि अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है।
तो अरहर का जो वनस्पतिक नाम है ये कैजेनस कजान है और यह जो है भारतवर्ष में उगाई जाने वाली दलहन फसलों में सबसे प्रमुख है और यह अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है। इसका जो खेती है विश्व के लगभग सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, कैजेनस कजान। अरहर की जो वानस्पतिक नाम है वो कैजेनस कजान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरहर का देसी नाम क्या है। आपको बताना अरहर का देसी नाम मतलब अन्य नाम क्या है। तुर, तूबर, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए क्या कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। अरहर का देसी नाम क्या है। तो अरहर का जो देसी नाम होता है वो तुर भी होता है और तूबर भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। अरहर, तुर या तूबर जो है इसका देसी नाम है और अरहर का जो वनस्पतिक नाम है वो कैजेनस कजान है और भारतवर्ष में उगाई जाने वाली दलहन फसलों में सबसे प्रमुख फसल जो है ये अरहर है और ये अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है। ओके, और अरहर को जो है दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त जो अरहर की हरी फलियां होती हैं उसको सब्जी की भांति भी प्रयोग किया जाता है और इनकी जो हरी पत्तियां होती हैं वो पशुओं को खिलाने व हरी खाद बनाने में भी काम किया जाता है और इनकी शाखाओं को सुखाकर टोकरियां बनाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, एक व दो दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरहर की खेती विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है। पहला ऑप्शन शीतकटिबंधीय क्षेत्र, सेकंड है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका जवाब देने में आप लोग को देरी नहीं होगी। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अरहर का वनस्पतिक नाम क्या बताया मैंने, कैजेनस कजान, और देसी नाम इसका जो है अरहर, तुर या तूबर है और भारतवर्ष में उगाई जाने वाली दलहन फसलों में सबसे प्रमुख है। ये अफ्रीका का प्राकृतिक पौधा है और इसकी खेती विश्व के लगभग सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरहर के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। आपको बताना अरहर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। रेतीली, मृत्तिका, दोमट, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अरहर की खेती के लिए रेतीली या इसी को ही मृत्तिका दोमट कहते हैं, ये मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और इसके लिए शुष्क या उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अरहर जो है अकेले या ज्वार या मक्का या मूंगफली के साथ बोया जाता है। अरहर को अकेले भी उगा सकते हैं या इसको ज्वार या मक्का या मूंगफली के साथ भी उगाया जा सकता है और यह जो है जून और जुलाई में बोई जाती है और 6 से 10 माह में ये इसको तैयार होने में टाइम लगता है और विभिन्न क्षेत्रों में जो इसकी कटाई होती है वो फरवरी से मार्च के बीच कर ली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, रेतीली या मृत्तिका या दोमट। अरहर के लिए कौन सी मिट्टी है। तो रेतीली है, मृत्तिका या दोमट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरहर की दाल में कितना प्रोटीन होता है। आपको बताना है कि अरहर की दाल में प्रोटीन कितना होता है। 40.5%, 21.3%, 30.0%, 60.5%। तो जल्दी से बताइए कितना ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो सकता है। तो अरहर की जो दाल होती है उसमें लगभग 21.3% प्रोटीन होता है और आपको पता है कि इसका जो वानस्पतिक नाम है वो कैजेनस कजान है। इसकी जो देसी नाम है वो तुर और तूबर है। यह जो है पूरी भारतवर्ष में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है और अफ्रीका का यह प्राकृतिक पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके लिए रेतीली और मृत्तिका दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए शुष्क और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और लगभग इसको तैयार होने में 6 से 10 माह का समय भी लगता है और इसकी जो कटाई होती है वो फरवरी से मार्च में की जाती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 21.3% होती है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 21.3%। और अब आप लोग को अरहर की दाल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी कि अरहर दाल क्या क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, किस जलवायु में उगाया जाता है, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। तो अब आप लोग अरहर के बारे में अच्छा सा बता सकते हैं किसी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरहर के दाल में पाए जाने वाली प्रोटीन है। आपको बताना अरहर की दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। कैजेनिन, कौन कैजेनिन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए अरहर के दाल में अभी मैंने बताया कि प्रोटीन जो होती है 21.3% पाई जाती है और इसमें जो है कैजेनिन और वह कान कैजेनिन जो होता है ये प्रमुख होते हैं। इसमें दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं,
कैजेनिन भी पाई जाती है और कान कैजेनिन भी पाई जाती है। और अरहर का जो प्रयोग है ये दाल के रूप में किया जाता है और इसके अतिरिक्त जो इनकी फलियां होती हैं वो सब्जी के लिए भी प्रयोग होता है। और इनकी जो हरी पत्तियां होती हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए या खाद बनाने के लिए किया जाता है। और इनकी जो शाखाएं या टहनियाँ जो होती हैं वो टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। और इनके जो पौधे होते हैं ये वायुरोधक के रूप में भी कार्य करते हैं। और इनका जो पौधा है ये मृदा अपरदन रोकने में भी प्रभावकारी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अरहर कितने कितने मतलब किस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अरहर की दाल खाने की दृष्टि से भी, पशुओं के लिए भी, वायुमंडल के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चना का वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है चना का वानस्पतिक नाम क्या है। कैजेनस कजान, सिसर एरिटिनम लीन, ओरिजा सटाइवा, 4 है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप अगर वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ये कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सारे इसमें साइंटिफिक नेम बता दिए कि कौन किसका है। तो आप लोग लेट ना करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका ये जो ओराइजा सटाइवा है ये किस फसल का वानस्पतिक नाम है। जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इसमें कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि कैजेनस कजान जो है ये किसका है, तो ये आपका अरहर का हो गया, ये अरहर का वानस्पतिक नाम है। और चना का जो वानस्पतिक नाम है वो सीसर एरिटिनम है, सीसर एनिटिनम है। और ओराइजा सटाइवा किसका है, ये चावल का वानस्पतिक नाम है, चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। और अरहर का है ये कैजेनस कजान। और सीरस एरिटिनम लीन जो होता है ये चना का वानस्पतिक नाम है। और ये जो है लेग्युमिनेसी कुल का पौधा होता है। इसका जो उपकुल होता है ये पेपिलियोनेसी होता है। और इसका चना का जो गुणसूत्र होता है वो 14 होता है। और जो काबुली चना होता है उसका जो गुणसूत्र होता है वो 16 या 24 होता है। और यह देश में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना सबसे पुरानी व महत्वपूर्ण फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, सीसर एरिटिनम लीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से चने के कार्य में शामिल है, आपको बताना है कि चने का कौन कौन सा कार्य है इसमें। दाल तथा रोटी के रूप में, बेसन के रूप में, घोड़ों के लिए दाने के रूप में, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए। चने का प्रयोग तो लोग हर कोई करता होगा, सब लोग चना खाते होंगे। उसका अलग अलग रूप है, कोई उसको दाल के रूप में खाता होगा, कोई उसकी रोटी बना के खाता होगा, कोई बेसन के रूप में। तो आप जल्दी से बताइए इसके कार्य कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल भी आप लेट ना कीजिए। तो इसका जो है चना जो होता है ये दलहनी फसलों में सबसे पुरानी व महत्वपूर्ण फसल होता है। और इसका जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से दाल और रोटी के लिए किया जाता है। और चने को पीस कर इससे बेसन तैयार किया जाता है। और बेसन जो होता है विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। और पके हुए चना या पकने से पहले भी चने को छोले के रूप में भून कर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा जो है दाल के रूप में या समूचे दाल को समूचे जो दाना होता है इसको उबाल कर, सुखा कर, भून कर या तल कर या नमकीन बनाकर चने का हम प्रयोग करते हैं। और चने की जो हरी पत्तियां और दाने जो होता है ये सब्जियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और चना जो है जानवरों विशेषकर घोड़ों के लिए इसका दाना काम आता है। और ये जो है चने का जो भूसा होता है वो अधिक पौष्टिक नहीं होता है, परंतु चने की जो पत्तियां होती हैं उसमें मेलिक एसिड व ऑक्जेलिक एसिड आदि की उपस्थिति से भूसा नमकीन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऊपर ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चने का जो प्रयोग है वो हम दाल के रूप में भी करते हैं, उसके बेसन से रोटी भी बनाते हैं, उसके बेसन से स्वादिष्ट मिठाई भी बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बना के हम लोग चने का यूज़ करते हैं। चना जो है हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, उसको भिगा के भून के भी खा सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं, छोले के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश है हम लोग के लिए, उसका भी यूज़ हम लोग को रेगुलर करना चाहिए अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चने की पत्तियों में पाया जाने वाला एसिड है, आपको बताना चने की पत्ती में कौन सा एसिड पाया जाता है। मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए। अभी मैंने चने के बारे में बता दिया कि आपका इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है।
तो आपका मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों चने में पाया जाता है। तो चने के बारे में मैंने बताया कि वानस्पतिक नाम जो होता है वो सिसर एरिटिनम लीन है और ये जो है लेगुमिनेसी कुल का है। इसका जो उपकुल है वो पैपिलियोनेसी है। चने का जो गुणसूत्र होता है वो 14 होता है और जो काबुली चना होता है उसका गुणसूत्र 16 या 24 होता है। और पूरे देश में ये उगाया जाने वाला सबसे पुराना और महत्वपूर्ण फसल है और इसका प्रयोग जो है हम बेसन के रूप में, दाल के रूप में, रोटी के रूप में, छोले के रूप में और जानवरों को खिलाने के रूप में भी किया जाता है। और इसमें की जो पत्तियां होती हैं उसमें मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंकुरित चना किस रक्त रोग के लिए लाभदायक होता है? आपको बताना है जो चना अंकुरित हो जाता है वो किस रोग के लिए लाभदायक होता है? पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ये जो स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक जो रोग होता है ये अंकुरित चने को देने से लाभ होता है। और चने में जो पोषक मान होता है वो कई के हिसाब से होता है। जैसे मनुष्य के जो शारीरिक विकास और उचित पोषण के लिए उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम और अन्य खनिज लवण जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। स्कर्वी में अंकुरित चना खाने से फायदा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पौधे के जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियां वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं? पहला ऑप्शन चावल, सेकंड है गेहूं, थर्ड है चना, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये जो चना है ना, चना जो होता है इसकी जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करते भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चना की जड़ों में ही पाए जाते हैं और ये जो होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। और इसका जो उपकुल होता है पैपिलियोनेसी होता है। इसका गुणसूत्र 14 होता है और काबुली चना का जो गुणसूत्र होता है वो 16 और 24 होता है। तो आपको आंसर पता चल गया कौन से फसल हैं जो जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आपका चना हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चने के दाने में पानी की मात्रा होती है। आपको बताना है कि चने के दाने में पानी की मात्रा कितनी होती है। प्रति 100 ग्राम पे आपको बताना है कि अगर 100 ग्राम यदि हम खाते हैं तो उसमें हमें पानी की कितनी मात्रा प्राप्त होती है। 11 ग्राम, 15 ग्राम, 40 ग्राम, 25 ग्राम। तो चने के जो दाने होते हैं उसमें पानी भी पाया जाता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम होता है, लोहा होता है और राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है। तो इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो आपका 11 ग्राम होता है। 11 ग्राम होता है। यदि हम 100 ग्राम चना खाते हैं तो हमको 11 ग्राम पानी उससे प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चने के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चने के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया कि पानी की जो मात्रा होती है वो 11 ग्राम होता है और जो प्रोटीन होता है वो 21 प्रोटीन की जो मात्रा होती है 21.1 ग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 21.1 ग्राम होता है और इसमें जो फैट होता है चना में 4.5 ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 61.5 ग्राम होता है प्रति 100 ग्राम पे। 100 ग्राम चना खाएंगे तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा 61.5% मिलेगा, 5 ग्राम मिलेगा हमको। और इसमें जो कैल्शियम होता है वो 14900 होता, मतलब 149 ग्राम मिलीग्राम होता है इसमें आपका कैल्शियम। और लोहा जो होता है वो 7.20 मिलीग्राम होता है। अगर हम 100 ग्राम चना खाएंगे तो उसमें हमको 7.20 मिलीग्राम जो है हमको लोहा प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मसूर का वनस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है मसूर का वनस्पतिक नाम क्या है। लैंस एस्कुलेंटा, कैजेनस कजान, सिसर एरिटिनम लीन, ओरिजा सटाइवा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें से आपको तीनों के बाकी जो है उसके साइंटिफिक नाम पता हैं और जो इसमें आपको नहीं पता है वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जल्दी से बता सकते हैं आप इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कैजेनस कजान, अभी मैंने बताया कि ये आपका अरहर का वनस्पतिक नाम है।
सीसर एरिटिनम जो है ये आपका चना का वानस्पतिक नाम है। ओराइजा सटाइवा जो है ये आपके चावल का वानस्पतिक नाम है। और आपका तो बचा क्या, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा, ये जो है मसूर का वानस्पतिक नाम है, लैंस एस्कुलेंटा। ये जो होता है ये भी एक दाल होती है जो लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। इसका भी गुणसूत्र जो होता है ये 14 होता है। और मसूर की जो खेती होती है ये भी दाने के लिए किया जाता है। और दाने का जो प्रयोग होता है वो प्रमुख रूप से दाल के लिए करते हैं। दाल के अतिरिक्त जो है इसके दाने को अन्य व्यंजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और मसूर की जो दाल होती है अन्य दालों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होती है। और साथ ही ये रोगियों के लिए मसूर की दाल अत्यंत लाभदायक होता है। पेट की बीमारी हो या अन्य बीमारी हो, मरीजों को जब हल्का भोजन देना होता है तो उसी के उद्देश्य से ये मसूर की दाल जो है सब्जियों के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। मसूर जो होती है एक फली वाली फसल है जिनकी जड़ों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो वायु में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रोजन को मिट्टी में इब्जार्ब कर लेते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं। तो इससे मिट्टी में जो है उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। लैंस एस्कुलेंटा जो है ये मसूर का वानस्पतिक नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दुधारी पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए किस फसल का प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं? दुधारू पशु जो होते हैं उसमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए किस फसल का प्रयोग करते हैं उसको खिलाने के लिए? पहला ऑप्शन मसूर, सेकंड सोयाबीन, थर्ड है उड़द, फोर्थ है लोबिया। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि मसूर जो होता है इसका वानस्पतिक नाम लैंस एस्कुलेंटा होता है। ये जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं और इनका जो दाना होता है वो दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मसूर जो होता है एक फली वाली फसल होती है जिनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। और देश के कुछ भागों में जो मसूर की फसल बहुत ही प्रचलित है। और मसूर की जो कच्ची फलियां वाली सब्जियां होती हैं ये भी प्रयोग किए जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इसी फसल का प्रयोग किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, मसूर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उड़द के दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, आपको बताना है उड़द के दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 24%, 30%, 60%, 10%। तो जल्दी से बताइए उड़द के दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो उड़द के दाल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 24% होती है। 24% जो होती है उड़द में आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है। और आप समझ सकते हैं कि जब दलहनी फसलें होती हैं वो सारे लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टियों में करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे उड़द की दाल का फिगर आप लोग देख सकते हैं कि देखिए उड़द का दाल कुछ इस तरह से होता है। तो आप लोग देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 50%, सेकेंड है 45%, थर्ड है 20%, फोर्थ है 35%। तो जल्दी से बताइए कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन का जो प्रयोग होता है ये हमारे देश में प्रोटीन व तेल की अधिक मात्रा होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो घरेलू और औद्योगिक कार्य में किया जाता है। और ये जो होते हैं सोयाबीन का आटा और इसे दूध का विकल्प या शिशु आहार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सोयाबीन पर जो आधारित होता है दूध का विकल्प बनाने की दिशा में अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने इसका प्रयोग किया है। और इसमें जो सोयाबीन जो एक विधि है दूध निकालने की, वो सोयाबीन के छिलके निकाल कर सोयाबीन को 30 मिनट तक 14 पाउंड दाब पर गर्म करते हैं। और इससे सोयाबीन के जो विषैले तत्व जैसे ट्रिप्सिन, विकास अवरोधक और हिम एग्लूटिनिस नष्ट हो जाते हैं। बाद में इसे महीन पीस कर छान लिया जाता है और उसमें शक्कर, विटामिन और खनिज लवण मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है। और इस द्रव को जो है दूध के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है फुआर विधि से सुखाकर चूर्ण भी बनाया जाता है। ओके, और इसकी जो खली होती है वो खली और भूसा जानवरों या मुर्गियों के लिए उत्तम भोजन होता है। खली का उपयोग खेत में खाद के लिए भी करते हैं। और सोयाबीन में यदि प्रोटीन बढ़ती है तो तेल की मात्रा कम हो जाती है, अगर प्रोटीन घटती है तो तेल की मात्रा बढ़ जाती है। और सोयाबीन को गर्म करने पर थायमिन नामक जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है और अंकुरण के समय इसमें लोहा और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40 से 45% होती है। 22% इसमें वसा होता है, 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी जो खली होती है उसमें 50% प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 45% जो होता है इसमें प्रोटीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, 40 से 45%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन।
मसूर में प्रोटीन की मात्रा होती है, आपको बताना मसूर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 10%, 25%, 40%, 35%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मसूर में आपका जो होता है, मसूर में प्रोटीन की मात्रा वो 25% होता है, 25%। ओके, मसूर का फिगर देख लीजिए कि मसूर की दाल आपका कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सारे फसलों या सारे दालों के बारे में जान गए होंगे कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके कौन से पार्ट खाए जाते हैं, कौन से पार्ट जानवरों के लिए होता है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट कितना होता है। तो आज का टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्जॉय के साथ आप लोग पढ़े होंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।